Welcome back, my friends. Today we have to discuss about a new chapter for class 12th. The chapter name is Magnetic Effect of Current. Okay? अगर आपको नोट्स बनाना है तो चलिए चैप्टर का नाम सबसे पहले डाल लीजिएगा। चैप्टर 4 है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नेम लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज़ है। इसके लिए हम थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। यानी जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, फर्स्ट आर्टिकल जो आपको डालना है वो डालना है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था फर्स्ट यूनिट में। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसी स्टाइल में मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा सा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले। जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग में वो एरिया जिसमें कोई हम लोग दूसरा टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज लाते थे Q नॉट, तो इसमें एक फोर्स अपीयर होने लगता था इनके बिटवीन। जिस जगह से वो सराउंडिंग एरिया क्या बोला जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। ये आप पहले से जान चुके, इसलिए मैं पहले उसको समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है दैट सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉइंट चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट होता है। ध्यान से समझिएगा जरा बात को। हम लोग यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम मैग्नेट को कंसीडर करेंगे। मैग्नेट जो होता है हमारा, ध्यान रखिए, उसमें नॉर्थ और साउथ 2 पोल्स होते हैं। इसको हम लोग बार मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसकी हेल्प से अगर हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल लेकर के डायग्राम बनाए तो आपने देखा होगा कभी ना कभी ऐसे फील्ड लाइंस बनी होती हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे आपने डायग्राम जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक नीडल लाई जाए, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा फोन में भी कंपास बन के आता है, उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है। तो अगर हम कंपास नीडल को मैग्नेट के पास लाएं तो किसी पर्टिकुलर जगह से उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अगर मैग्नेट से बहुत दूर रखो कहीं इस नीडल को तो वो हमेशा कैसे रुकेगी, नॉर्थ और साउथ। जैसे धीरे धीरे पास में लाए तो किसी एक ऐसे पॉइंट पर आने के बाद इस निडल में डिफ्लेक्शन हो गया, थोड़ा ऐसे वो निडल नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब इस जगह से इस मैग्नेट का इफेक्ट काम करना शुरू करता है। तो बात आती है, अगर डेफिनेशन की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सच सराउंडिंग एरिया या स्पेस of any magnet in which magnetic needle experiences a torque या deflecting force। ऐसे आप डेफिनेशन यहां से भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कहा, अब मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। देखिए, थोड़ा सा इस जगह गौर करिएगा, ये 3 सब्सटेंस हैं, इनको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर बात करें तो ये फेरो मैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मतलब होता है, जो फेरो वर्ड आया आयरन से, जो आयरन जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं सब्सटेंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। आप लोगों ने ये तो प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि मैग्नेट हमेशा आयरन के जो आयरन के पीसेस होते हैं या आयरन से बनी चीज होती है उसमें स्टिक कर जाता, चिपक जाता, अट्रैक्ट हो जाता कि नहीं, बताइए। तो मैग्नेट और आयरन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आयरन के अतिरिक्त 2 और सब्सटेंस हैं, कोबाल्ट और निकल, इनके साथ भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम होता है फेरोमैग्नेटिक। इसी चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस की 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 काइंड हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक।
फिलहाल अभी आगे बढ़ाते बात। तो सबसे पहली बात ये तो आप प्रैक्टिकली जानते हो कि आयरन, निकिल और कोबाल्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जिसमें कोई मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो। डिफ्लेक्ट होने का मतलब जैसे अगर इसकी मान लीजिए निडल इस डायरेक्शन में थी तो फील्ड में ले जाने पर इसका या तो इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ही घूम जाएगी। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें डिफ्लेक्शन महसूस किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक बार और इस बात को दोबारा से समझते हैं पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ। फिर से एक बात समझिएगा जरा। मैंने कहा एक बार मैग्नेट लेना है मुझे। बार मैग्नेट में क्या क्या बना होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट का असर सपोज करिए यहां तक काम कर रहा है। भाई ऐसा तो नहीं कि कोई मैग्नेट बहुत दूर रखा हो फिर भी आयरन की निडल को खींच ले। क्या ऐसा होता है बताओ? हम मैग्नेट के पास निडल को ले जाएं तो पर्टिकुलर स्पेस के बाद ही वो अपने आप अट्रैक्ट होगी। एक्चुअल में फोर्स काम करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दूर तक काम कर पाता है। वहाँ पर इनर्शिया भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का मास काम करता है। तो मास के अपने यानी इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट कोई भी खींचा नहीं चला आता है। मैग्नेट के क्लोजर ले जाने के बाद आयरन जैसी चीज़ें या निडल वगैरह ईजिली अट्रैक्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग वो स्पेस जिसमें कोई मैग्नेटिक निडल, ये निडल है यहाँ तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये निडल उधर कहीं से लेके आ रहे हैं हम, और जैसे इसके अंदर ले गए इस स्पेस के अंदर तो हमने देखा ये निडल अपनी जगह से ऐसे डेविएट हो गई थोड़ा, यानी थी कैसी है, हॉरिजॉन्टल। कैसी हो गई, थोड़ा टिल्ट हो गई। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस्ड होना। क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लुएंस्ड। तो इसको हम लोग एक तो डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्पेस सराउंडिंग या अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच, जिसके अंदर जाने के बाद इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इस वाले मैग्नेट का इन्फ्लुएंस काम करना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। या और एक अलग से लैंग्वेज भी लिखा सकते हैं, हम कहेंगे द स्पेस, यहां से ऐसे एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट in which मैग्नेटिक निडल, यहां निडल की बात करेंगे, मैग्नेटिक निडल एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन फोर्स, ये एक हमारी दूसरी डेफिनेशन बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअल में आती कहाँ से है, कोई भी मैग्नेट क्यों बन जाता है, अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में क्यों बनती है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। जैसे अभी फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे 12th का पहला यूनिट क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी हम कह सकते हैं अगर चार्ज रेस्ट में, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उस चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे भाई, यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, मोशन में होगा, ध्यान रखिएगा, यानी व्हेन चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बट when the charge in motion it produces both type of field, electric as well as magnetic। देखिए मेरी बात को फिर सुनिए एक बार अच्छे से।
कोई चार्ज पार्टिकल है, ये सपोज करो Q है और ये रेस्ट में है। रेस्ट को तो समझते हो ना, मतलब मूव नहीं कर रहा है, रखा हुआ है। तो फिर ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इससे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज, ध्यान रखिएगा, व्हेन चार्ज मूव्स, जब ये मोशन स्टार्ट करेगा, मूव करने लगेगा, तो दो काम करेगा। एक तो करंट पैदा करेगा। आपको बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होती? चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इट प्रोड्यूसेस, यानी मोशन के समय इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। ये वाइवा वाइस का भी क्वेश्चन है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में होगा तो टू फील्ड। फील्ड अगर पूछे तो दो फील्ड, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और साथ ही साथ करंट जनरेट करता है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम था उसका नाम ही था इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को सीखने जा रहे हैं। तो करंट प्रोड्यूस हुई तो साथ साथ उसने क्या पैदा किया, क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बनाया। तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो आती है उसके पीछे बैकग्राउंड में रोल किसका होता है? मूविंग चार्ज का। किसका? जब चार्ज मूव करते हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड, अगर सब चार्ज रुक जाएं पूरे संसार के तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मैग्नेट जैसी कुछ चीज बचेगी ही नहीं। इसके बाद एक और पॉइंट हम उठा रहे हैं, जरा इसको जरा हटा दें। हमें सीखना क्या है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग यूनिट और जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को मतलब सिंबल क्या देते हैं ये भी आप जान लीजिए थोड़ा, ठीक है। सिंबल की और बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन तो हो गई। सबसे पहली लाइन में जो हमें सीखना था वो ये था कि मैग्नेट, कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट होती मैग्नेट की तरफ? आयरन, निकिल और कोबाल्ट। इनको कंबाइंड अगर कोई नाम देना हो तो इन सब चीजों की इकट्ठा मिला के बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखी? आयरन, निकिल और कोबाल्ट जैसे मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन सबको मिला के हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरो वर्ड फेरस से आया। फेरस आयरन को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं लोहे को, ठीक है। उसका सिंबल Fe होता है, आयरन का कि नहीं बताओ? तो Fe और उसी के साथ निकिल कोबाल्ट ये भी अट्रैक्ट होते हैं। निकिल कोबाल्ट कॉमन नहीं मिलते हमको कहीं जनरली, लेकिन आयरन तो हर जगह है ना, हमारे अंदर भी है, शरीर के अंदर है कि नहीं आयरन? बताओ। लोहे की चीजें हर जगह उपस्थित हैं, तो हम इजीली मैग्नेट को कहाँ चिपका पाते हैं? लोहे में। उसी को हम जानते हैं। निकिल का कोई घर में तुम्हारे बर्तन है क्या? बताओ। तो हम लोग उस पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाए होते हैं। कोबाल्ट नहीं हमें मिलता जल्दी, तो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं किसको हैं? लोहे को, आयरन को। लेकिन आयरन जैसी दो और चीज़ें, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, हमें अगर इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये पूछा जाए तो हम कहेंगे किसी मैग्नेट के चारों तरफ की वो स्पेस, एरिया, कुछ भी कह दो, जिसमें वो मैग्नेट अपना असर डाले। असर डालने को हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंस्ड। इसलिए सेकंड लाइन में द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसके अंदर उसका असर पहचाना जाए, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होता है? कौन जनरेट करता है? तो एक्चुअली अ चार्ज एड्रेसेस या प्रोड्यूसेस, आप कह सकते हो। अ चार्ज, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, ये मेन चीज रखते हैं इतना। एक्चुअली अ चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली अ चार्ज एट रेस्ट। ये एक वर्ड यहाँ पर पढ़ेगा, एट रेस्ट। तो हम कहेंगे अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड।
चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या पैदा करेगा, केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाइल अ चार्ज इन मोशन, और जब वही चार्ज मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तब ये दोनों फील्ड, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करना, इतना वो सब एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ बी, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता था, ई, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग क्या सिंबल बनाते थे, ई के ऊपर वेक्टर लगाते थे। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल क्या बनाने वाले हैं, बी, उसके ऊपर वेक्टर लगा लेंगे। तो ये तो बात हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और बात लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये जरूर जाने, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है यूनिट्स। देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट यूनिट्स इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। टोटल 4 यूनिट आने वाली है चैप्टर के अंदर। मैं पहले से ही आपको 4 की चारों बता देना चाहता हूं। जरा सुनिए भाई, कौन कौन सी यूनिट हमें सीखनी है। सबसे पहली यूनिट लिखिएगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा क्लास 10th में, F = IBL sin थीटा। हो सकता आपने सीखा हो या हो सकता ना भी सीखा हो, ये 10th में वैसे था मुझे लग रहा। हम यहाँ भी इसको कराएंगे, इस क्लास में भी इसकी प्रूविंग है पूरी, लेकिन अभी हम उसकी हेल्प से यूनिट बनाने जा रहे हैं। इसको अगर आप ना याद कर पाए हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, F = बिल साइन थीटा। फोर्स F = क्या है, बिल साइन थीटा। IBL या BIL को मिला क्या बोल दोगे, बिल साइन थीटा। तो ये एक फोर्स होता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसकी हेल्प से यूनिट बनाने जा रहे हैं। हमें टोटल कितनी यूनिट बनानी है, 4। कितनी बनानी है, देखो ये हेडिंग पड़ेगी अगली, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उनके अंदर हम लोग एक यूनिट सीखेंगे। तो पहली यूनिट यहाँ से बनाते हैं। तो देखो, साइन थीटा पूरा यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, हटा दो इसको। अब क्या बचा, BIL, बिल बचा। इसमें से B की तो हमें यूनिट बनानी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, F/IL, ये बनने वाला है। F का यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। I मतलब करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ए और L लेंथ है, लेंथ को किस में नापते हो, मीटर में। तो आपको जो सबसे पहली चीज यहाँ प्रिपेयर करनी है वो ये प्रिपेयर करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड B का पहला यूनिट या यूनिट क्या होती है, अगर कोई पूछे तो आपको बताना है N/एम्पियर मीटर। क्या लिखना है, फर्स्ट, यानी जो पॉइंट हमें सबसे जरूरी, ये आया कहां से वो मैंने एक्सप्लेन किया है इस फॉर्मूले से, बट आपको जरूरी नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन लिखें, वो आपको समझना है। हमें नोट्स बनाना है, कोई किताब तो बनानी नहीं एक। तो हम नोट्स में अगर बात करें आपसे कि केवल नोट्स की अगर बात करें तो सीधा हम रिजल्ट लिखेंगे नोट्स में। नोट्स में हम लोग क्या सीधा लिखने वाले हैं, रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया, फर्स्ट यूनिट हमारी क्या आई, देखो, N/एम्पियर मीटर। ये सबसे पहला पॉइंट हमें नोट करना है। ये हेडिंग है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, उसमें डिफरेंट लिखने वाला हूं। तो पहला क्या लिख दिया तुमने, N/एम्पियर मीटर। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा। अब हम बात करते हैं आगे, सेकेंड यूनिट उठाते हैं। कई यूनिट है, टोटल 4 हैं। जो अगली यूनिट बताएंगे हम आपको, ध्यान रखिएगा, वो SI यूनिट है। अगर कभी क्वेश्चन आए SI यूनिट, क्या है, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट्स। SI यूनिट अगर कोई पूछे तुमसे इसकी, तो क्या बताओगे आप? मैं अब सिखाता हूं आपको SI यूनिट। SI यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला पढ़ते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट यूनिट आपको तैयार हो गई कि नहीं हो गई बताओ। अच्छा, ये याद भी करनी है, साथ में तुम्हें तैयार भी करना है। तो हम आपसे पूछेंगे जब कभी क्लास में कि भैया ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताओ, तो आप पहले तो बोलेंगे सर फर्स्ट यूनिट इज न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, एसआई यूनिट इज टेस्ला। एक और यूनिट होती है उसको सीजीएस यूनिट कहेंगे, सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बताएं तो उसको गॉस कहते हैं, ये साइंटिस्ट थे इनके नाम पर ही है गॉस। ये हमारी थर्ड यूनिट है। एक और यूनिट लिखनी है, टोटल 4 यूनिट सीखनी है, वो होती है, ध्यान रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पर का मतलब अपान में है, डिवाइड में है, ठीक है, वेबर अपान मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई बताओ। अच्छा 4 हो गई। यही 4 यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड की यूज करनी है हमें पूरी पुस्तक भर में, पूरे बुक में। और इनको प्रिपेयर इसलिए कर लो, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, कोई यूनिट पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जान लो, एक देखो एसआई यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है, इनमें आपस में रिश्तेदारी भी होती है, ध्यान रखिएगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ऐसे ध्यान रखना। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितने गॉस होते हैं, 10 टू पावर 4। 4 मतलब समझते हो ना, 10,000, 10,000, ठीक है। 1 टेस्ला में कितने गॉस, अभी ये तुम्हारा इतना ऐसे याद कर सकते हो, एक टेस्ला में ग्रास के छोटे छोटे पार्टिकल कितने हो सकते हैं, 10 टू पावर 4, यानी 10,000। आप पावर में लिखो या ऐसे लिख दो, पावर में ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअल में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। तो ये रिलेशन आपको याद करना है। मुझे लग रहा है इसमें इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हम अगले स्टेप पे आएंगे, इसको नोट कर लो जरा। चलिए अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। उस प्रैक्टिकल के हेल्प से इलेक्ट्रिक को, यानी चार्ज वाले को, और मैग्नेट को कोरिलेट किया। इनसे पहले तक ऐसा कंसीडर होता था इलेक्ट्रिक अलग तरह की चीज है और मैग्नेट अलग तरह की चीज है। एक्चुअल में ऑर्स्टेड से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोरिलेट किया था, लेकिन वो उनकी बात ज़्यादा लार्ज स्केल पे आ नहीं पाई, ठीक। वो इटली के एक साइंटिस्ट थे, ज्ञान डोमेनिको रोमाग्नोसी, ठीक है। ये इनका नाम मैंने आपको केवल एक्स्ट्रा में बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन इन्होंने भी बहुत बेचारों ने काम किया, तो इनका नाम थोड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेहनत बेकार क्यों जाए। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म को किसने कंपेयर किया, जोड़ा, कनेक्ट किया, तो वो ये भाई साहब हैं, ठीक। लेकिन इनका जो पब्लिश हुआ मैटर वो लोकल न्यूज़पेपर में छपा। कहाँ छपा, इटली के मोहल्ले में, कहीं गांव में, जैसे अपने कानपुर में कोई पेपर आता हो, उसमें कोई बड़ी रिसर्च निकले किसी की, तो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे लोग। और वही अगर बात कोई दिल्ली के न्यूज़पेपर से आ जाए तो ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि नहीं, बताइए। तो ये यही इनके साथ थोड़ा सा गुगली हो गई। इन्होंने सबसे पहले रिलेट किया था 1802 में। Relation between electricity and magnetism was first noticed by Italian scientist ज्ञान, ठीक है। लेकिन बाद में लगभग 18 ईयर आफ्टर उन्होंने ही फाउंड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर अफेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल। अगर किसी वायर में, इन्होंने ही बोला था कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रही है और उसके पास अगर मैग्नेटिक नीडल रखी जाए तो ये डिफ्लेक्ट होती है, मतलब इस पर असर पड़ता है। और मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो वो तभी होती जब बगल में कहीं मैग्नेट हो। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये फेमस नहीं हुए। आगे सुनिए अगली बात, हिज ऑब्जर्वेशन वर ओवरलुक्ड। मैंने यहाँ पर एक बात यूज की, क्या, ओवरलुक्ड, भुला दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, जो भी समझ लो, ठीक है। बाद में देखिए, द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक करंट वॉज रीडिस्कवर्ड, इसीलिए वर्ड यूज किया है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले कनेक्ट किया। आपके एग्जाम में अगर आए हु फर्स्ट रिलेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो आप ऑर्स्टेड ही कहिएगा, क्योंकि यही फेमस हुए हैं। बात ये होती है जिसको ज़्यादा नाम मिल जाए, ठीक है।
इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, लेकिन बोलचाल में हम लोग केवल क्या यूज करते हैं, ऑर्स्टेड। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पहली बार फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिज्म से को रिलेट करने वाला कौन था, तो हम तो फिलहाल किसको कहेंगे, ऑर्स्टेड को। क्लियर? तो ये तो मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात की कि ऑर्स्टेड से पहले किसी ने रिलेट किया है, फिर ऑर्स्टेड ने रिलेट किया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ क्लियर करके कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अलग वर्ड हैं, तो दोनों अलग अलग फिजिक्स की फील्ड थी पहले। इस ईयर से पहले देखो 1820 से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट ब्रांच मानी जाती थी। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले कहा कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट बनता है वो इलेक्ट्रिक का ही रिजल्ट है, उसी से इस चैप्टर का नाम बढ़ेगा। आइए उस एक्सपेरिमेंट को सीखते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए ऑर्स्टेड ने सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा गौर करिएगा आप। हम टोटल 3 डायग्राम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एक बैटरी या सेल यूज किया है, यहाँ पर एक स्विच यूज किया है, ध्यान से देखिएगा। ये बैटरी या सेल है, ये स्विच है, की है, और एक मैग्नेटिक निडल हम इस जगह पर रख रहे हैं। यहाँ पर ये एक निडल है, मैग्नेटिक निडल। अगर आपने नहीं देखी मैग्नेटिक निडल तो मैं अभी आपको शो कर दूंगा इसका डायग्राम कि कैसी होती है। दोबारा से देखिए, एक ये डायग्राम बनेगा, ऐसे 3 टाइम हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। आप बस आराम से देखते रहिए। स्विच लगा है, ये स्विच ऑन है, ध्यान देना जरा भैया सब लोग। इसके अंदर डॉट ना लगाएं तो इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ। तो क्या होगा, अगर इसके अंदर डॉट ना रखें की के अंदर तो इसका मतलब स्विच ऑफ है। अगर डॉट लगा दिया तो ऑन है। जब ऑन करोगे तो भाई करंट पास होगी कि नहीं पास होगी बताओ। और करंट जब पास कराते हैं तो जो बड़ी प्लेट होती है वही पॉजिटिव होती है, उसी से करंट आउट होता हुआ रिप्रेजेंट करते हैं। एक और हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें बैटरी का कनेक्शन हमने रिवर्स किया होगा, जरा गौर से देखिएगा आप। स्विच तो यहां भी ऑन है, स्विच ऑन है, ध्यान रखिएगा। स्विच को हम लोग की भी बोलते हैं। ये बैटरी को गौर करो, ये बड़ी प्लेट इस तरफ थी और इस बार बड़ी प्लेट पलट के उस तरफ हो गई कि नहीं। तो जिस तरफ बिग प्लेट कनेक्ट होगी करंट उधर ही से ही निकलती हुई हमें रिप्रेजेंट करनी। तो इसकी करंट इस तरफ से ऐसे फ्लो हो रही है, ध्यान से देखते जाना। हमने मैग्नेटिक निडल यूज की है यहाँ पर पहले, तो दोबारा हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर। एक्चुअल में एक ही डायग्राम को 3 टाइम यूज किया। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन देखो, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन। एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल को हम समझा रहे हैं आपको। पहले ये सर्किट तैयार किया, सर्किट में यूज क्या है, एक स्विच लगा है, एक बैटरी लगी है और एक उसके पास में निडल रखी है, ये वायर है। ठीक, जब स्विच ऑफ है तो बताओ क्या करंट पास होगी क्या, बताओ। अच्छा, जब स्विच चालू ही नहीं करोगे तो क्या इस वायर में करंट आएगी, बताओ भैया, नहीं आएगी ना। जब इसमें करंट नहीं आएगी तो ये ऑब्जर्व हुआ कि इस निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इस निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये नॉर्थ है और ये साउथ है निडल का। तो फिर कहने का मतलब इसमें कोई करंट तो पास नहीं हो रही। करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो क्या ये निडल डिफ्लेक्ट होगी। ये डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है मैग्नेट होना, इतना समझ लो। तो ऑर्स्टेड ने कहा कि जब तक सर्किट में करंट नहीं पास हो रही थी तब तक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। अब ऑर्स्टेड ने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, देखो तो एक करंट ऐसे घूमने लगेगी सर्किट के अंदर कि नहीं, बताओ। ऐसे ऐसे राउंड 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 घूमेगी। इस करंट को घूमने का मतलब है कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया और उस मैग्नेटिक फील्ड का असर इस निडल पे पड़ेगा। तो ये निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। यानी जो ऐसे लेटी थी देखो इस तरफ, अब ये थोड़ा इसका नॉर्थ हिस्सा ऊपर उठ गया, देखो ऐसे, यानी निडल यू से ऐसे हो गई थोड़ा। ठीक, डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब ही है कि इसके आसपास मैग्नेट आ गया।
तो मैग्नेट तो तुम लाए नहीं थे, तुमने किया क्या, केवल स्विच ऑन कर दिया है। जो स्विच बंद था उसको क्या किया तुमने, ऑन किया। स्विच ऑन होते ही करंट इसमें फ्लो करने लगी, और जैसे ही करंट फ्लो हो रही है वैसे ही नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई। देखो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में आना ये प्रूव करता है कि इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, उसी वजह से ये डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन कोई कह सकता है कि सर कोई और कुछ आसपास मक्खी आ गई हो, शायद उसने डिफ्लेक्ट कर दिया हो, या कुछ और होगा, हो सकता है कहीं और मैग्नेट आ गया हो पास में। तो इसको और चेक करते हैं, यानी उसको बोलते हैं कंफर्मेशन टेस्ट। ठीक है, हम कंफर्म करते कि क्या करंट की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ या कोई और रीजन था। तो हमने क्या किया, बैटरी को उखाड़ के पलट दिया। एक ही चीज को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले स्विच बंद रख के किया, अब स्विच ऑन करके किया। अभी विश्वास नहीं हुआ हमको कि कहीं और तो कोई रीजन का हो भाई, इत्तेफाक से ऐसा हो रहा हो। तो हमने क्या किया, बैटरी को पलट दिया। हमने कहा अब देखें क्या होगा। तो जैसे ही पलट के उसको अप्लाई किया, फिर स्विच ऑन किया, तो इतना तो कंफर्म है कि जब बैटरी का कनेक्शन उल्टा करोगे तो करंट भी तो उल्टी फ्लो करेगी। अब करंट इस तरफ से जाने लगी, देखो ऐसे घूमने लगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो हमने देखा, हमने नहीं देखा, ऑर्स्टेड ने देखा। ये उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम लोग। ऑर्स्टेड ने देखा ये जो नॉर्थ ऊपर को भाग गया था, अब वो नीचे को चला गया। देखो उल्टा, मतलब इसका डिफ्लेक्शन अब भी हुआ, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। इससे क्या प्रूफ हो रहा कि पक्का करंट की वजह से डिस्टरबेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। और डिस्टर्ब कौन हो रहा है, मैग्नेटिक निडल। कौन डिस्टर्ब हो रहा है, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल तभी डिफ्लेक्ट होगी जब मैग्नेट होगा उसके पास, और मैग्नेट की जगह तुम भेज क्या रहे हो, करंट। इससे ये प्रूफ हुआ कि करंट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तभी तो उसको डिफ्लेक्ट कर पा रही है। बस इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि करंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन जिम्मेदार, करंट। करंट को कौन जिम्मेदार बनाने में, चार्ज का मोशन। करंट बनती किससे थी, याद है, फॉर्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू आई टी, याद आया। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव अस करंट। करंट कोई नई चीज थोड़ो है, चार्ज ही तो फ्लो होते हैं। तो करंट कहां से आई, चार्ज से। लेकिन चार्ज के मूवमेंट से, चार्ज रुके होने से करंट नहीं बनती है। जब चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट बनी, और जब करंट फ्लो करती है तो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई। लिखेंगे कितना ये समझिएगा। एक तो पहली बात, ये पॉइंट मन आवे तो लिख लेना। ये ऐसे एक्सप्लेन किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया। इन्होंने बेचारों बहुत मेहनत की थी तो उनके बारे में बता दिया, ठीक है। यानी सबसे पहला व्यक्ति अगर हम कहा जाए कि दुनिया में जो फेमस हो गया, आपने देखा होगा एक बीच की मांग खींचने वाली स्टाइल आई थी, बीच में लड़के लोग ऐसे गोल गोल बना लेते थे। अब तुम लोग सोच रहे हो हमारे पास तो है ही नहीं, खैर नहीं, ऐसे उसको कौन सी स्टाइल बोलते थे, किसी को याद है उसका नाम, तेरे नाम कहते थे लोग, कहते थे बहुत लोग। वो किसने आविष्कार किया, सलमान खान ने नहीं, अब्दुल कलाम ने। उनकी कभी फोटो देखी, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाए बेचारे। वो स्टाइल उनके नाम से कोई पहचानता, बताओ। पिक्चर ज़्यादा फेमस हो गई, आधे कम पढ़े लिखे लोग वो पिक्चर देखे और वही स्टाइल बनाने लगे, फेमस हो गई। और पढ़े लिखे लोग अब्दुल कलाम को देखते थे, उन्होंने स्टाइल कॉपी नहीं किया, तो वो फेमस नहीं हुई स्टाइल। फेमस किसके नाम से हो पाई, उस मूवी से। वही यहाँ पर समझ लो स्टाइल हो गई कि इनके नाम का एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। तो हम लोग आज भी यही कहते हैं कि पहला साइंटिस्ट वो ऑर्स्टेड था, जिसने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कैसे, देखो आपको डायग्राम तीनों बनाना है और एक एक डायग्राम के बारे में एक एक दो लाइन नोट करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट डायग्राम पे हम बात करते हैं, इसके बारे में क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा। जो किया वही लिखना है, कुछ अलग से नहीं, आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। हम कहेंगे व्हेन देयर इज no switch on, okay, या switch off in the circuit, so no current flow, it means there is no deflection in the magnetic needle। इतनी बात लिखिएगा, when switch off in the circuit, no current flows, across wire, hence
नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल। डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ करंट ना होने की वजह से। ठीक, ये फर्स्ट डायग्राम के बारे में लिखा है, पॉइंट डाल देना फर्स्ट। अब हम सेकेंड डायग्राम की बात करेंगे। तो जब हम सेकेंड की बात करेंगे, डायग्राम तो बना ही लिए होंगे या बना लेना अपना। सेकेंड डायग्राम में देखो क्या लिखना है, हमें सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, जब स्विच ऑन कर दिया तो करंट का फ्लो हो गया वायर से, तो निडल वन साइड डिफ्लेक्ट हो गई। तो लिख दीजिएगा व्हेन स्विच्ड ऑन, व्हेन स्विच ऑन, या की ऑन, स्विच भी लिख सकते हो, की भी लिख सकते हो। व्हेन की ऑन, करंट फ्लोज in one direction. As a result, magnetic needle deflects one side. Needle deflects one side. ये तो बात सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट लिखना है तुम्हें। थर्ड पॉइंट पे कहेंगे कि अगर करंट की फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स की गई तो निडल के डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इफ करंट फ्लो इज रिवर्स्ड in wire, then deflection in needle also reversed, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों का कंबाइंड हम लोग अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको नोट करो, फिर कंबाइंड स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए, इन तीनों रिजल्ट में हमने जो कंक्लूड किया ऑर्स्टेड ने, वो हमें लास्ट में लिखना है। तो हम कह सकते हैं हेंस ऑर्स्टेड कंक्लूडेड दैट व्हेन अ करंट passes across या pass through a wire, then a magnetic field produces around the wire, produces around the wire, that is current have magnetic effect, current have magnetic effect। नोट डाउन। देखिए, अभी हम लोग जो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट सीख रहे थे, तो उसमें जो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन था वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अपवर्ड नॉर्थ जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए एम्पियर ने एक रूल सिखाया है, उसको हम बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसमें जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्नो, तो इसको स्नो रूल भी कह देते हैं। तो पहली बात, ये एम्पियर स्विमिंग रूल यूज कहाँ होगा, अगर इसकी बात करें तो ये तब यूज होता है जब मैग्नेटिक निडल कहीं रखी जाए किसी वायर के पास, तो किस डायरेक्शन में वो निडल डिफ्लेक्ट होगी या मूव करेगी। ठीक है, दिस रूल प्रिडिक्ट्स या गिव अस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इन द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अभी जस्ट जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया
उसमें जो निडल है वो किस तरफ मूव करेगी। अभी देखो मैंने बताया था कि ऐसे निडल रखी है, एक बार ऊपर को ऐसे ऐसे कर दिया था और एक बार हमने इसकी डिप नीचे की तरफ कर दी थी, याद आया? तो हमको कैसे पता लगे ऊपर ही घूमेगी? ये नीचे भी तो कर सकते थे पहले वाले में और बाद वाले में उल्टा कर देते। तो ये डायरेक्शन जानने का रूल किसने बताया? एम्पियर ने। क्या रूल है उसकी बात करते हैं। देखो ध्यान देना, इस जगह से मेन लाइन है। हम लोग लेट कर लेंगे कोई आदमी ऐसे स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, और ऐसा तैर रहा है जैसी करंट जा रही है। जिस तरफ करंट जा रही हो, देखो अभी उसी डायग्राम को वापस लेते हैं। मैंने आपको याद होगा अभी एक डायग्राम शो किया था, ऐसे एक पहला वाला ये था, यहाँ स्विच ऑन वाला उठा रहा हूँ मैं, और यहाँ निडल है। अभी निडल हमने सपोज करो ऐसे लेटे हुए रखी है, मतलब अभी डिफ्लेक्शन नहीं समझा रहे हैं हम, स्विच ऑन नहीं था, अब स्विच ऑन करेंगे हम। तो अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी? देखो करंट ऐसे जा रही कि नहीं जा रही? बताओ, यूँ जा रही। करंट किधर ऐसे जा रही कि नहीं जा रही? तो हमें ये देखना है स्विच इस तरफ घूमे या नीचे की तरफ जाए, ये कैसे पता चले? ये जो इसकी जो ध्यान रखना, हेड होता है ये नॉर्थ होता है और ये जो टेल होती है ये साउथ होती है। ये टेल यानी निडल ऐसे बनती है, एरो की तरह ऐसे, और पीछे ऐसे बनता है। ये निडल का शेप है, हम उस छोटे से जगह में बना देते, हो सकता है आप देख ना पा रहे हो सही से। ऐसा होता है एरो, ठीक है। अब ये एरो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये ऐसा घूमेगा एरो या ऐसा घूमेगा इसके अंदर, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए एम्पियर ने स्विमिंग रूल कहा है। उन्होंने कहा सपोज करो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, अभी करंट हमारी किस डायरेक्शन में, देखो यही तो एरो बनाया मैंने, क्योंकि बड़ी प्लेट से निकलती है करंट, ध्यान रखिएगा, और घूम करके छोटी प्लेट से एंटर करती है। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है कि नहीं? और हम यहीं पर एक पर्सन को ऐसे ले लें, एक आदमी है कोई, ये तैर रहा है, तैराक है, ध्यान देना जरा, ये तैराक है, ये इसका हाथ है इस तरफ, एक हैंड ये है और एक हैंड इस तरफ है, ऐसे तैर रहा है लगातार बटरफ्लाई की तरह, और ये मान लो उसके पैर है थोड़ी देर के लिए। ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है पर्सन की, यानी करंट भी इस तरफ जा रही है, ये पर्सन भी इसी तरफ तैर रहा है। देखो तो ऐसा सोचो कि करंट इसके पैरों से हेड की तरफ जाती हुई, ऐसा इमेजिन किया जाए और इसको तैरने दिया जाए। जब ये बिल्कुल मैच हो जाएगा और निडल की नोक नॉर्थ वाली, ध्यान रखिएगा, इसके हेड की तरफ है, ठीक है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड होगा, कौन सा हैंड? इस तरह का लेफ्ट हैंड ऊपर वाला ही तो है। आप ही अपने आप को सोचो, तुम लेट के तैर रहे हो तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? लेफ्ट होगा, ये वाला। जिस तरफ लेफ्ट हैंड होता है उसी तरफ ये निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो अब बताओ ये निडल ऊपर को जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड है, इसलिए जब ये जब स्विच ऑन करोगे तो इसके डिफ्लेक्शन का अगर हमें एरो बनाना होता तो हम इसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो करते? देखो इसकी डिफ्लेक्शन किधर दिखाते? नॉर्थ ऊपर की तरफ, और साउथ आप देखना जो पीछे डायग्राम बनाया था सेंटर वाला बीच वाला, वो ऐसा ही तो बनाया था। तो ये डायरेक्शन हमको ऐसे पता चली थी इस रूल से। रूल क्या है, एक बार इसको हम एज ए स्टेटमेंट बता देते हैं, ये लिख लेना अपने पास। लेट अ मैन स्विमिंग, ये एम्पियर ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब एम्पियर की बात बता रहा हूं मैं। लेट अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो हमने ऐसा लेट किया जिस तरफ जैसा वायर है वैसा ही एक कोई पर्सन स्विम कर रहा है करंट के फ्लो में, टुवर्ड द मैग्नेटिक निडल, निडल के साथ उसको इमेजिन किया गया। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, निडल का जो नॉर्थ है यानी जो हेड है, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द हिज लेफ्ट हैंड। किस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इसका ये मामला यहां से क्लियर हो गया। अभी हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं जो बनाया था उससे पहले। देखो उसमें हमने देखो बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, एरो याद करो मैंने उसका रिवर्स कर दिया था। ये देखो ये बिग प्लेट हो गई, ये स्मॉल प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, वो पॉजिटिव प्लेट हो गई। करंट का ये फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो अब हम लोग पर्सन को उल्टा फ्लो करा के इमेजिन करेंगे, इस तरफ को भेजेंगे उसको तैरते हुए। हम कहेंगे भाई जी इस तरफ तैरो आप, ऐसे, ये उसके पैर है, मछली मान लो, हमें पर्सन लेट करना है एक्चुअल में, मछली नहीं लेट करनी है, ठीक है। अभी देखो करंट इस तरफ पैरों से निकल रही, हमें ऐसा इमेजिन करना उसका जो मोशन है वो करंट से मैच हो जाए और पैरों से करंट आके हेड की तरफ बाहर निकले, ठीक, ये कंसीडरेशन करनी है। और मैग्नेटिक निडल फिर वहीं रख दो आप उसी स्टाइल में,
ये रखी थी हमारी मैग्नेटिक निडल। अब बताओ इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? नीचे की तरफ वाला होगा। ये वाला हाथ लेफ्ट है कि नहीं, बताओ भाई। तो इस बार ये जो नॉर्थ है वो किस तरफ गिरेगा, किस तरफ मूव करेगा? डाउनवर्ड साइड में, यानी ऐसे चला जाएगा। तो जो हमें रिजल्ट बनाना चाहिए था, यहाँ पर एरो में कैसा बनाना चाहिए था बताओ भाई? इस एरो को जब डिफ्लेक्ट करते तो हम लोग कैसा डिफ्लेक्ट करते बताओ? यानी ऐसे डाउनवर्ड हो जाता है ऐसे। तो इसमें जो निडल में डिफ्लेक्शन है, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या रूल यूज करते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल। अब आप सोच रहे हो सर बर्फ नहीं गिराई, ये स्नो नहीं बताया कहाँ है। स्नो वर्ड आया कहाँ से, जरा इसका पूरा मतलब जान लो। ठीक है, स्विमर, ये डायरेक्शन आप लोग जानते होगे, क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हो? यहां बना देते हैं। ये हमने यहां नॉर्थ लिया है और ये साउथ लिया है। ऐसे निडल लेटी थी कि नहीं? उसका हेड उस तरफ को था, तो नॉर्थ किस तरफ लेट कर लिया था? इस तरफ। तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा उस के अकॉर्डिंग। आप लोग जब कभी ज्योग्राफी में लेते होगे तो नॉर्थ यहाँ लेते होगे, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यही तो लेते थे। कभी ऐसे ऐसे बनाया तुम लोगों ने? ऐसे नहीं बनाया। इसको ऐसे घुमा दो, इसको आप रोटेट करा दो। तो जब आप रोटेट करा दोगे, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप रोटेट करा दो ऐसे, देखो, तो आप बताओ नॉर्थ इस तरफ चला गया कि नहीं चला गया? और साउथ इस तरफ चला गया, ईस्ट नीचे वेस्ट ऊपर। यही से ये स्नो बात आई है। अगर स्विमर, ध्यान रखिएगा, ये जो स्विम कर रहा पर्सन, ठीक, अगर स्विमर नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम कर रहा, देखो इस डायग्राम से मैच कराइए आप। अगर स्विमर नॉर्थ की तरफ है तो ओरिएंटेशन ऑफ द निडल किस तरफ होने वाला है? वेस्ट की तरफ। देखो, अगर तैराक या निडल कह सकते हो, दोनों बातें मान लो, चाहे निडल मान लो चाहे तैराक मान लो, अगर नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, नॉर्थ की तरफ तैरने वाला पर्सन जा रहा है, तो जो निडल में डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ को हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। ये वर्ड स्विमर गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, देन ओरिएंटेशन इन निडल अलोंग द वेस्ट। इतनी बात को शॉर्ट में क्या बोल दिया गया? स्नो। ये आप नोट कर लीजिए।